Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with the 8th chapter of Class 8 ICSE Physics, that is Electricity. In this class, we will complete first part of this chapter, Electricity. So let's start with the chapter. So first of all, in the beginning of this chapter, first of all, we are going to use some commonly used electric terms. मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल टर्म्स होते हैं जो हमें पहले पता होने चाहिए, तभी हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी समझ आएगा. लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिकल करंट. तो आपने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में सुना होगा. करंट आपने सुना होगा ना कि हमारे जो भी स्विचेज है, जो भी बोर्ड्स है, उन सभी में क्या होता है, करंट फ्लो करता है. तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ध्यान से देखो. इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, एक्चुअली कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना किसी भी कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब होता है जैसे कोई भी मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में और कोई भी हमारे पास अगर कोई मटेरियल होगा, वो मटेरियल एक एटम की तरह काम करता है ना. तो कोई भी एटम के अंदर क्या होता है, कोई भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, है ना, और उसके साइड की शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. जैसे हम पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं शेल्स में, वैसे ही क्या होता है कि जब यहाँ पे कंडक्टर लोगे आप, तो कंडक्टर में यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे. वो चार्जेस को आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, और इसकी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में आप इसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी बोल सकते हो. तो जब भी कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करेगा, और मूव कितने टाइम में वो करेगा, तो उसे मैं बोलूँगी कि अब इस जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे. किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेगेटिव चार्ज से मूव करके, नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे. तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. अब किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अब ये तो ऑब्वियसली है कि उसमें वो करंट भी फ्लो होगा, बट जो करंट होता है उसका फ्लो हमेशा ऑपोजिट होता है. जो करंट है अभी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डायरेक्शन मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये आपने लर्न कर लेना है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और जो करंट का मूवमेंट होता है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. अभी करंट कैसे मूव करेगा, करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. अब ये बोलोगे कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है. देखो, अगर मैं कोई भी कंडक्टर, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मूव करवानी है, वैसे बैठा बैठा तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करवाएगा ना. सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सेल से उसको क्या देना पड़ेगा, सेल से एनर्जी देनी पड़ेगी. तो वो एनर्जी सेल की क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना शुरू कर देगी. तो अभी वो सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करवाएगा, और जो करंट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करवाएगा. तो इसी में इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. कि कितना चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसे मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिकल करंट. समझ आ गया. सो नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. जो I है वो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक. इलेक्ट्रिकल करंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी यहाँ पे I में, ठीक है, I से. और जो ये Q है, Q मतलब कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में. सो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब है कि कितने चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं उनको फ्लो करने के लिए. तो उसे हम पूरे रिलेशन को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. जैसे हम पता है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई एसआई यूनिट होती है और कोई ना कोई सीजीएस यूनिट होती है. मतलब हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट की जरूरत है. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लेंथ है, तो मैं लेंथ ऐसे बोल दूँ कि 5 है लेंथ. 5 मतलब क्या, 5 को मैं अगर मीटर या सेंटीमीटर कुछ बोलूँगी तो मेरे को समझ आएगा ना वो लेंथ है कि क्या है, ठीक है. वैसे इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए मेरे को कोई ना कोई यूनिट यूज़ करनी होती है. तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ठीक है. एम्पियर एक साइंटिस्ट की नेम से आया है. साइंटिस्ट का नेम क्या था, एंड्रे एम्पियर, ओके. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है. आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर. कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है. 1 एम्पियर जो यूनिट है एम्पियर, उसमें 1 एम्पियर का मतलब क्या है. जैसे हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ये हमने फॉर्मूला रीड कर लिया ना कि इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब क्या है, कि पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम रेट पे फ्लो कर रहे हैं, उसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है. सो अगर आपको यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप ये फॉर्मूलेस की सभी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट लिखो. तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है. आप लर्न कर लो कि जो चार्ज होते हैं
जो कोई भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं वो चार्ज की ऐसे यूनिट होती है मेरे पास कूलम, एंड टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो और यहाँ पे 1 डाल दो। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब है 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम और इन 1 सेकेंड। कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर कोई कंडक्टर से मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे मैं बोलूँगी कि उसमें कितना फ्लो कर रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल टर्म दैट इज सेल और बैटरी। जैसे फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी करंट है वो कैसे मूव करेगा, वो मूव करेगा जब कोई भी चार्ज मूव करेगा पर यूनिट टाइम में, तो वो मेरे पास होगा इलेक्ट्रिकल करंट। बट इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे बैठे बैठे कंडक्टर में मूव करने वाला नहीं है, तो उसको मूव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है कि जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने स्टार्ट हो जाए। तो जो बेसिक से बेसिक हम यूनिट यूज़ करते हैं और बेसिक से बेसिक हम मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में मूव करना स्टार्ट कर जाए, वो बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सेल। और अगर आप सेल की कॉम्बिनेशन को कर लो, काफ़ी सारे सेल जैसे कंबाइन कर दो, तो काफ़ी सारे सेल कंबाइन करके बन जाएंगे बैटरी। तो सेल और बैटरी एक सिंपलेस्ट डिवाइस है जो करंट फ्लो को मेंटेन करती है कोई भी सर्किट में। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है कोई भी सर्किट में, कोई भी कंडक्टर में, तो वो करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस का नेम है मेरे पास एमीटर। तो एमीटर एक्चुअली एक डिवाइस है दैट मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। भी कितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए मैं ऐसा डिवाइस यूज़ करूँगी, इसे हम बोलते हैं एमीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, हमें पता है कि वायर्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी ना। वैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जब मैं इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, बट हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, अगर मैंने कभी भी यहाँ पे चार्ज मूव करवाना है तो चार्ज मूव करवाने का मतलब नहीं, मेरा मतलब होता है कि मैंने कंडक्टर में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मूव करवानी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी तभी मेरा काम होगा ना, कंडक्टर काम करेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करवाने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आना चाहिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ही आएगी ना। तो मेन मेरा काम क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कुछ यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 पॉइंट से लेके 2nd पॉइंट तक मूव करे, तभी वहाँ पे क्या होगी, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ऐसे तो होगा नहीं कि अपने आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करना शुरू कर दे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। तो मैंने क्या करना है, इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क डन देना है। जो भी हम इसको एक्सटर्नल वर्क डन देंगे कि आप क्या करो, अभी चार्ज को पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करवाओ, मूव करवाने से इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, तो वही जो मैं वर्क डन दे रही हूँ आउटसाइड से, जो कि भैया ये मूव कर जाओ प्लीज़, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मूव कर जाओ, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि अगर मेरे को कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक टर्मिनल से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो मेरे को वहाँ पे एक वर्क डन देना होगा, एक एक्सटर्नल वर्क डन देना होगा, और उसी एक्सटर्नल वर्क डन को मैं क्या बोलती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक पूरा कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी, जब कंडक्टर में कोई भी टर्म या कोई भी चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा, तभी हम बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी। तो वैसे तो ये पॉजिटिव चार्ज बैठा बैठा ऐसे आएगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन देना होगा। तो मैंने क्या किया, एक पर्सन को बुलाया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ नहीं होता वैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्सन को बुलाया, पर्सन को बोला आप क्या करो, ये पॉजिटिव चार्ज को उठा के इधर नेगेटिव चार्ज तक मूव करवा दो। तो इसने क्या किया, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक मूव करवा दिया चार्ज। अगर जब ये चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्न में मूव करेगा तो उसमें मैं क्या बोलूँगी, कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अभी जो ये एक्सटर्नल फोर्स ये पर्सन लगा रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन ये पर्सन लगा रहा है, तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलूँगी कि पूरा प्रोसेस क्या बन रहा है अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स दे रही हूँ, इसे मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो नेक्स्ट आई एम हैविंग सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लर्न रख लो कि जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वो सिंबल होता है V, कैपिटल V, ठीक है। मैंने भी डेफिनेशन क्या रीड की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मैं कितना वर्क डन लगा रही हूँ कितने चार्ज पे ताकि कि वो मूव कर जाए, तो इसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। सो हियर वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। W का मतलब क्या है, W मतलब वर्क डन, मैं कितना वर्क डन दे रही हूँ, ओवर वी आर हैविंग चार्ज, भी कितना चार्ज मूव कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल्स टू W ओवर Q. So here I am having V is equals to potential difference, W means work done and Q means charge. Okay. So now we will see the SI unit of potential difference. So SI unit of potential difference is volt. जो SI unit होती है potential difference की, ये मेरे पास होती है volt. तो ये कितना आ जाएगा, potential difference मतलब volt. Volt is equals to W. W मतलब क्या है, work done. Work done की SI unit क्या होती है, work done की SI unit होती है joule.
ठीक है। वर्क डन की ऐसे यूनिट होती है जूल। ओवर वी आर हैविंग चार्ज, चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम्ब। ये आपको लर्न रखना होगा कि चार्ज की ऐसे यूनिट क्या है, कूलम्ब। So here 1 volt means when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of unit positive charge from one place to another place. Okay. So this SI unit volt of the potential difference, जो SI unit है potential difference की, ये volt होती है। ये कैसे volt आया, ये volt आया साइंटिस्ट नेम से एलेजेंड्रो वोल्टा। ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर हैविंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, वायर के अंदर क्या होगा, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगी, ऑब्वियसली वायर है, कोई वायर के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कॉपर की वायर है, दिस आई एम हैविंग कॉपर की वायर, ठीक है। तो कॉपर की वायर के अंदर कॉपर की कुछ एटम्स होंगे, कॉपर्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जब इस कॉपर की वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसी केस में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करेगा, ठीक है। वैसे हम ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर में ऐसे नहीं होगा कि 100% कॉपर के ही एटम्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो कॉपर के नहीं बने होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के वक्त क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इम्प्योरिटीज पे जाके भी स्ट्राइक करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव किए, सिंपली वो वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट जब अगर कभी यहाँ पे कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वायर में पूरे कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स तो होने नहीं वाले, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होने वाली है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाके इम्प्योरिटी पे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का या ऑब्स्ट्रक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स को, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कुछ ना कुछ वो रुक जाएंगे वहाँ पे जाके किसी भी एलिमेंट में। इस ऑब्स्ट्रक्शन को मैं बोलती हूँ क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक हियर आई एम हैविंग कॉपर वायर, तो अगर ये कॉपर वायर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस वायर को या उस मटेरियल को मैं क्या बोलूँगी, उस मटेरियल को मैं बोलूँगी रेजिस्टर। ओके। गुड कंडक्टर्स में जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं, इसलिए गुड कंडक्टर्स में जो चार्ज है या करंट है इजीली फ्लो कर जाता है। बट जो बैड कंडक्टर्स होते हैं ना, बैड कंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करता। तो गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है और बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है रेजिस्टेंस की और रेजिस्टर्स की, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक हीटर। अगर देखो आप ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, येलो वाला बल्ब होता है जो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक हीटर, ये ज़्यादा टाइम चलने पे क्या होता है, ज़्यादा टाइम चलने पे धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हॉट अप कैसे होते हैं, गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी मटीरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, किसी भी मटीरियल में अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उसमें वो जो मटीरियल है वो ज़्यादा हीटअप होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस का मेन काम यही है कि ये मटीरियल को हीटअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं, ये जल्दी हीट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र्स, इन सभी में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी गर्म होने की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम। ओहम को हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, तो ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट इज ओहम। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन थी रेजिस्टर की, कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो मटेरियल है इलेक्ट्रिक करंट की ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट को स्लो डाउन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टर। और जो भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उस मटेरियल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई वायर है, अगर वायर में जो भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस प्रेजेंट है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस को मैं बोलूँगी रेजिस्टेंस, और जो मैं मटीरियल ये पूरा यूज़ कर रही हूँ इसे मैं बोलूँगी रेजिस्टेंस। तो समझ आ डिफरेंस। तो डिफरेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में यही है कि अगर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है किसी भी मटेरियल में, वो रेजिस्टेंस होती है, और जो मटेरियल में एज सच और एलिमेंट में एज सच यूज़ कर रही हूँ उसको मैं रेजिस्टर बोलूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू V/I। R मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। सो हेयर वी विल सी द डेफिनेशन फॉर 1 ओहम, ठीक है। तो 1 ओहम क्या होगा, रेजिस्टेंस की एसई यूनिट क्या होती है, ओहम। सो पोटेंशियल डिफरेंस की एसई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ओवर करंट की एसई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो 1 ओहम मीन्स व्हाट, 1 ohm means when potential difference in a circuit is 1 volt and 1 ampere of current is flowing through that circuit, then resistance in that circuit is said to be 1 ohm. So 1 ohm का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी मटेरियल लूँ और मटेरियल में 1 वोल्ट का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के मटेरियल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस मटेरियल में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओहम।
सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक डायग्राम देखो। तो डायग्राम अगर आप देखो तो सिंपल जो एक डायग्राम होती है हम यूज़ करते हैं फॉर द सर्किट, फॉर द रजिस्टर, टाइम, करंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे सभी सिंबल्स गिवन है। अगर ये ऐसा कुछ सिंबल गिवन हो ना सर्किट में, तो ऐसे सिंबल का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे पास सिंबल होता है सेल और बैटरी का। ये मेरे पास सिंबल है बैटरी का। ठीक है, दिस आई एम हैविंग स्विच और की। अगर मैं स्विच को ऑन करना चाहती हूँ, ऑफ करना चाहती हूँ, मेरे पास होता है स्विच। ठीक है, ये एमीटर है। तो एमीटर क्या करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये एमीटर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो वी होता है, वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, की कोई भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आई मतलब करंट फ्लोइंग, कि कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो मेरे पास क्या होगा, आई। ठीक है, आर क्या होगा, रजिस्टर, कि सर्किट में कितना रजिस्टर लगा हुआ है और कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो मटेरियल में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो मेरे पास रेजिस्टेंस है। और कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसे मैं बोलूँगी टी मतलब टाइम। ठीक है, लाइक फर्स्ट हमने रिलेशन किया था वेरी फर्स्ट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, कि आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। ये हमने किया था ना, कि करंट का मतलब क्या होता है, भी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में और कितने टाइम तक मूव कर रहा है, उसमें बोलते हो इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो टी के यहाँ पे डिवाइड में है तो टी मल्टीप्लाई कर दो, तो आई मल्टीप्लाई टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई और चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, आई मल्टीप्लाई टी, और यू कैन राइट करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और सेकंड में हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या था, सेकंड केस में किया था V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन एनी कंडक्टर पर यूनिट चार्ज। कितने चार्ज के लिए कितना आप वर्क डन कर रहे हो उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, W की वैल्यू निकाल लो। W की वैल्यू क्या होगी, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू डिवाइड में जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ आ गया। अभी आपको क्या करना, हमें यहाँ पे निकाली W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई क्यू। तो आप क्या करो, यहाँ पे Q की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट केस में निकाली, Q इज इक्वल्स टू आई टी, आप यहाँ पे पुट कर दो। तो W इज इक्वल्स टू V, Q की जगह पुट करो आई टी। समझ आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, W इज इक्वल्स टू वी आई टी। अभी आप क्या करो, जो V की वैल्यू है, हमने थर्ड केस में किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के केस में, कि V इज इक्वल्स टू आई आर, और हमने ऐसे पढ़ा था R इज इक्वल्स टू V ओवर आई, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितने करंट पे है, वो मेरे पास होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो। W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू V की जगह पे आई आर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। तो इसको सॉल्व कर लो। W इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई आई मतलब आई स्केयर आर इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी। तो ये जो W है, W मतलब क्या है, वर्क डन। अगर आप वर्क डन देखो, या आप वर्क डन को ऐसे ही बोल सकते हो, वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैं वर्क डन भी बोल सकती हूँ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन मतलब क्या होगा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ओके, एंड एज वी नो वर्क डन की ऐसी यूनिट क्या होती है, वर्क डन की ऐसी यूनिट होती है जूल। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी ऐसी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो जूल एज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इक्विपमेंट है, ठीक है, अगर मेरे को देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, कि ये इक्विपमेंट कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कि ये जो इक्विपमेंट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है कितने पर यूनिट टाइम में, उसे मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक पावर कितनी है इसकी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू W ओवर टी, कि जो इलेक्ट्रिक पावर है किसी भी इक्विपमेंट की, वो कितना वर्क डन या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, क्योंकि वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। हमने पिछली स्लाइड में किया था ना, कि W और E का मतलब सेम ही होता है। कोई भी मटेरियल के पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और कितना वर्क डन उसको मिला हुआ है, वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, भी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी मटीरियल यूज़ कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे मैं बोलूँगी पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग ऐसे यूनिट ऑफ पावर। तो ऐसे यूनिट पावर मेरे पास होती है वॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट आई विल डिफाइन फॉर द 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पावर की ऐसी यूनिट क्या होती है, वॉट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और हेयर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, P इज इक्वल्स टू E ओवर टी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन की ऐसी यूनिट क्या होती है, जूल। ओवर टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। नेक्स्ट मेरे को डिफाइन करना है कि 1 वॉट का मतलब क्या है, 1 वॉट 1 जाउल 1 सेकेंड। तो 1 वॉट का मतलब क्या होता है, सो 1 वॉट का मतलब क्या होता है, कि व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एनी इक्विपमेंट इन 1 सेकेंड, उसे मैं बोलूँगी कि 1 वॉट ऑफ पावर है उसके पास। मतलब क्या, कि 1 वॉट ऑफ पावर मतलब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करे 1 सेकेंड में, उसे मैं बोलूँगी 1 वॉट ऑफ पावर है उसके पास। ठीक है,
नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंट बिगर यूनिट फॉर द पावर। जैसे मेरे को पता है वॉट मेरे पास ऐसे यूनिट है, सिमिलरली आई एम हैविंग किलो वॉट, तो किलो वॉट मेरे पास मल्टीपल यूनिट है पावर की, और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, और यू कैन राइट 10⁻³ वॉट। सो 1 किलो वॉट, दिस इज रिलेशन बिटवीन बिगर यूनिट एंड द ऐसे यूनिट, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। So similarly, I am having for the megawatt, 1 megawatt is equals to 10⁻6 watt, और you can write 1000 kilowatt। ये आपको लर्न करना होगा कि 1 megawatt में इतने किलोवाट या इतने वाट होते हैं। एंड नेक्स्ट आई एम हैविंग फॉर द गीगावाट, 1 गीगावाट में 10⁻9 वाट होते हैं, और यू कैन राइट 1000 मेगावाट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखो अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेने जाते हो ना शॉप पे, लाइक वी आर हैविंग बल्ब, वी आर हैविंग ट्यूब, फैन, जब जो भी हम लेने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बैक साइड पे लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल 100 वॉट है, 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ है कि इस पर 100 वॉट है और 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ये क्या करेगा, 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू ई बाई टी ना, P इज इक्वल्स टू ई बाई टी। तो पावर कितनी है, पावर उसने लिखा हुआ है पीछे कि पावर वो 100 वॉट यूज़ कर रहा है। पावर 100 वॉट यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो ये बल्ब है ये मेरे पास 100 जूल ऑफ वर्क डन लेगा, 100 जूल ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो बल्ब है वो 100 वॉट की पावर यूज़ करेगा, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ करते हैं इंडिया में वो सभी क्या होते हैं, 220 वोल्ट पे ही होते हैं। हम सभी क्या करते हैं, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो पावर की रेटिंग है वो डिफरेंट होगी, कई बार यहाँ पे 100 होता है, कई बार यहाँ पे 80 होता है। तो ये वेरी करेगी फ्रॉम द अप्लायंस टू अप्लायंस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अप्लायंस वी आर हैविंग दिस फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के पीछे लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट पे 40 वॉट का जो पावर रेटिंग लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये फ्लोरोसेंट ट्यूब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूंगी तो ये मेरे पास 40 वॉट का पावर लेगा, और यू कैन से 40 जूल का वर्क डन लेगा, और यू कैन सी ऑल्सो 40 जूल का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, ठीक है, समझ आ गया ना। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग एक्चुअली मतलब वैसे हम रीड कर चुके हैं, पर ध्यान से देख लो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है, और वो इलेक्ट्रिकल गैजेट मैंने 220 वोल्ट पे कुछ ना कुछ वोल्ट पे क्या किया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कुछ ना कुछ वोल्ट पे, वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर यूज़ कर रहा है या डेवलप कर रहा है, उसे मैं बोलूँगी वो क्या कर रहा है, उसकी पावर रेटिंग इतनी है, ठीक है। लाइक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में, फ्लोरोसेंट ट्यूब के केस में, कि अगर उसको 220 वोल्टेज दे रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो लाइक वो 100 वॉट पावर लेगा, वो 80 वॉट पावर लेगा, तो उसके मैं बोलूँगी वो 80 वॉट 100 वॉट क्या है, वो उसकी पावर रेटिंग है। सो नाउ व्हाट दिस पावर रेटिंग सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी अप्लायंस है तो कोई भी अप्लायंस को मेरे को एक तो प्रॉपर वोल्टेज देनी होगी, और प्रॉपर वोल्टेज पे वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तो मैं कोई भी अप्लायंस को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही हूँ तो उसका जो पावर रेटिंग है, उसका जो मेरे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अच्छे से कंज्यूम कर लेगा। अगर हाँ मैं 220 वोल्टेज से लेस वोल्टेज दे रही हूँ तो उसकी पावर रेटिंग भी लेस होगी। तो अगर मैं 220 वोल्ट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ दे रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं देना, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देना। अगर मैंने ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा वो अप्लायंस, ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू अप्लायंस, कि अप्लायंस को मेरे को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट देना है कि उससे ऊपर मेरे को करंट नहीं देना, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई आई। यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो आपको एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लर्न करोगे तभी आपको लर्न रहेंगे। तो आप क्या करो, इसको पावर का आपको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ जाएगी, V मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, P ओवर V इज इक्वल्स टू I। तो मैक्सिमम सेव करंट कितना होगा, पावर पर यूनिट वोल्ट, ओके। तो जैसे हमें पता है कि अगर आप कोई भी अप्लायंस लोगे तो वो अप्लायंस के पीछे आपको गिवन होता है कि इसकी पावर इतनी है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इतनी है, ठीक है। तो आपको पावर और पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पावर और वोल्टेज की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद आपको करंट की वैल्यू निकाल लेनी। तो आपने इतना ही करंट देना उस अप्लायंस को, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट केस में करंट फाइंड आउट कर लिया ना, P और V की वैल्यू मैंने क्या किया, बॉक्स से देख ली कि बॉक्स में यहाँ पे लिखा है कि पावर इतनी यूज़ करो, पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, तो मैंने करंट निकाल लिया। अब मेरे को यहाँ पे करंट की वैल्यू यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी। तो हमें फार्मूला पता है R इज इक्वल्स टू V ओवर I, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन होगी तो करंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस फार्मूला में पुट करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी पावर 15 वॉट से लेके 500 वॉट तक होती है, बट वो मेंटेन कितनी वोल्ट पे होता है, वो मेंटेन होता है 220 वोल्ट पे। सभी अप्लायंस के होते हैं 220 वोल्ट पे मेंटेन होते हैं, बट उसकी पावर चेंज करती रहती है फ्रॉम अप्लायंस टू अप्लायंस। So next we're having numerical related to this. Like first numerical we are having the power rating of CFL bulb is 11 watt. मेरे को यहाँ पे power rating given है, P की value given है, P is equals to 11 watt, operated at 220 voltage और हमें potential difference given है 220 volt. ठीक है, next we have to find what is the maximum value of safe current, कि इसमें कितना करंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं फ्लोइंग थ्रू, कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है। ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P ओवर V। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, I इज इक्वल्स टू P कितना है 11 ओवर वोल्टेज कितनी है 220, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू कैंसिल कर दो 11 के टेबल में 1 ओवर 20 इज नथिंग बट 0.05 एम्पियर। तो मैक्सिमम सेफ करंट इस अप्लायंस का कितना होगा 0.05 एम्पियर। ओके, next I am having second numerical. In second numerical we are given with an electric bulb is marked at 100 watt 220 voltage। मेरे को यहाँ पे पावर गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू 100 watt एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ करंट। मेरे को यहाँ पे पहले मैक्सिमम सेफ करंट I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P ओवर V। सो I इज इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 100 ओवर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220। सो 0 कट विद 0, 5 के टेबल में कट कर दो कितना आ जाएगा 5 ओवर 11 एम्पियर। तो मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली 5 ओवर 11 एम्पियर। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो मैंने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, R इज इक्वल्स टू V कितना है 220 वोल्ट, डिवाइड हमें किससे करना है करंट से। तो करंट कितना है 5 ओवर 11, इसको सॉल्व कर लो, R इज इक्वल्स टू 220 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई 11 ओवर 5। ठीक है, इन दोनों को कट करो, ये 220 को क्या करो डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आ जाएगा 420, यू विल गेट हियर 44। ठीक है, तो हियर इट विल बी 144। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 44 मल्टीप्लाई 11, तो 44 मल्टीप्लाई 11 विल गिव यू 484। सो रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी 484 ओहम। इसके वैल्यू आपको ऐसे यूनिट भी डालनी है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 484 ओहम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की जो हम यहाँ पे हाउस होल्ड में जो हम घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हमने फाइंड आउट किया था ना पहले वाली स्लाइड्स में भी देखा था कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल्स टू E ओवर T। यहाँ से आप क्या करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। तो अगर आपको कभी भी हाउस होल्ड में सर्किट में कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काउंट करना है या आप फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि उसकी पावर को और वो कितने टाइम के लिए चल रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप फाइंड आउट कर लोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट गिवन है, ये इलेक्ट्रिकल गैजेट मेरे को फाइंड आउट करना है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसकी पावर कितनी है और वो कितने टाइम के लिए चल रहा है पूरे दिन में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों को, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज वी नो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। तो यूनिट्स क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या आ गई वॉट सेकेंड। सो नेक्स्ट वी हैविंग यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियली हम क्या करते हैं, आमतौर पे हम क्या करते हैं वॉट आर की फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मेजर करते हैं, और यू कैन सी किलो वॉट आर ऑल्सो। हम किलो वॉट आर के भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, लाइक हेयर वी आर हैविंग E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T ना, हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कितनी आ जाएगी, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट आप यहाँ पे लो आर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप यूनिट यूज़ कर सकते हो किलो वॉट आर और यू कैन से वॉट आर। सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन फॉर 1 वॉट आर। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या हमने यूज़ करनी है वॉट आर, और यू कैन यूज़ किलो वॉट आर ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगी कि 1 वॉट आर क्या होता है। तो 1 वॉट आर क्या होगा, देखो इसमें देखो पावर की यूनिट क्या यूज़ कर रहे हो वॉट, और टाइम की यूनिट क्या यूज़ कर रहे हो अब आर यूज़ कर रहे हो और यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो 1 वॉट आर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज सप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज वर्किंग फॉर 1 आवर। इन दैट केस यू विल से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 वॉट आर। ओके, अगर किसी भी पावर की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है 1 वॉट होगी और वो अप्लायंस 1 घंटे के लिए चल रहा है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 वॉट आर की। ठीक है,
सो नेक्स्ट देखो, अभी हमने देखा कि 1 वॉट आवर में क्या होता है, 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर, ठीक है, हमने ये देखा अभी। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 वॉट आवर को, दिस वॉट आवर को मेरे को कन्वर्ट करना है जूल में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो वॉट है, इसको तो वॉट को तो ऐसे ही रख लो, 1 वॉट ऐसी। तो 1 आवर को मेरे को क्या करना है, 1 आवर को मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इन 1 आवर वी आर हैविंग 3600 सेकंड। ये आपको लर्न करना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 वॉट मल्टीप्लाई 3600 सेकंड, ठीक है। तो 3600 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो कितना आ जाएगा 3600। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉट सेकंड। और ये वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है, वॉट सेकंड का एक्चुअली मतलब होता है जूल, ठीक है। 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास वॉट आवर और जूल में। ये आपको लर्न भी रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। सो वी आर हैविंग 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल, ओके। सो अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो 1 वॉट आवर में 3600 जूल होते हैं, ठीक है। अभी मेरे को कैलकुलेट करना है कि 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 किलो वॉट आवर को मैं लिख सकती हूँ 1 किलो वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई मतलब 1 किलो वॉट मल्टीप्लाई आर मतलब 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, किलो वॉट की जगह भी आप लिख दो वॉट की फॉर्म में। कैसे लिखोगे, 1 किलो वॉट में कितने होते हैं 1000 वॉट, और 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, क्योंकि जूल का एक्चुअल मतलब होता है वॉट सेकंड। अगर मेरे को जूल फाइंड आउट करना है मतलब मेरे को वॉट सेकंड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई 1 मतलब 36, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 विद वॉट सेकंड। तो 1 किलो वॉट आवर में इतने से वॉट सेकंड होते हैं। इतना मतलब क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे, देखो मेरे को यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो कितने टर्म बाद पॉइंट लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 टर्म बाद पॉइंट लगा रही हूँ ना, 3.6 10⁶ जूल। मतलब 1 किलो वॉट आवर में 3.6 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 किलो वॉट आवर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। जैसे हम आम ही घरों में बोलते हैं कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। वो 1 यूनिट 2 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर और 2 किलो वॉट आवर, ऐसे, ठीक है। So first numerical we are having, a person uses a fluorescent tube of 40 watt rating for 10 hours a day। मेरे पास है यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है, पर्सन एक फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ कर रहा है जिसकी मेरे को पावर गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू 40 वाट। और वो कितने टाइम तक यूज़ है, एक दिन में 10 आवर यूज़ होता है। एक दिन में टाइम कितना वो लेता है, एक दिन में वो 10 आवर के लिए लगातार चलता रहता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन अ मंथ ऑफ 30 डेज़, की वो टोटल 30 डेज़ के लिए चल रहा है। एक दिन में अगर वो 40 वॉट की पावर ले रहा है और 10 आवर के लिए काम कर रहा है, तो वो पहले कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, पहले ये निकाल लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। सो ई इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू कितनी है 40 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10। सो आंसर विल बी ई इज इक्वल्स टू 400 वॉट आवर। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 400 वॉट आवर। बट अभी जो वो इलेक्ट्रिकल मेरे पास गिवन है, गैजेट गिवन है और फ्लोरोसेंट ट्यूब है, वो वन डे के लिए नहीं, वो 30 डेज़ के लिए काम कर रहा है, वो 30 डेज़ के लिए चल रहा है अभी, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी फॉर 30 डेज़, फॉर 30 डेज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो कितनी होगी, 400 मल्टीप्लाई 30। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12, 1 2 3, सो 1 2 3। तो वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 डेज़ में कितनी यूज़ कर लेगा, 12,000 वॉट आवर, ओके। जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट यूज़ करते हैं किलो वॉट आवर में, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे निकाला वॉट आवर में, तो आप यहाँ पे क्या करो, वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, अगर आपको वॉट आवर में कोई भी वैल्यू गिवन हो और इसको आपको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपको ये वैल्यू गिवन होती है इसको आप 1000 से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 12,000 ओवर 1000 किलो वॉट आवर आ जाएगा। सो 0,000,000 कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, 12 किलो वॉट आवर। एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन द यूनिट्स, 1 किलो वॉट आवर में 1 किलो वॉट आवर में 1 यूनिट होता है। तो वो टोटल क्या कर रहा है, 30 डेज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज़ कर रहा है, 12 यूनिट्स, मतलब वो 12 यूनिट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है।
नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ कलर टीवी रेटेड 150 वॉट. मेरे पास एक कलर टीवी है, उसकी पावर मेरे को गिवन है 150 वॉट, इज बीइंग ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे. और वो कितना टाइम चल रहा है, पूरे एक दिन में वो 8 आवर्स के लिए चल रहा है. ठीक है, हम उसको चला रहे हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कितने कॉस्ट की होगी फॉर 30 डेज, और टाइम मेरे को पूरा लेना है 30 डेज का. ठीक है, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और एक जो कॉस्ट है मेरे पास गिवन है 6 रुपये पर यूनिट. पहले मैं क्या करूँगी, इसको यूनिट में पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट कर लूँगी, वो कितने यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी. पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फाइंड आउट कर रही हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी. तो E इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है 150, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. E इज इक्वल्स टू 15 को पहले मल्टीप्लाई करो 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12, सो इट विल बी 120 विद 1 दिस 0, तो कितना आ जाएगा वॉट आर. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कंज्यूमिंग फॉर 1200 वॉट आर. बट मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में. क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूनिट गिवन है. तो यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब किलोवाट आवर होता है. तो इसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि वॉट आवर को कन्वर्ट करने के लिए किलोवाट आवर में उसको मेरे को डिवाइड करना होता है 1000 से. तो डिवाइड कर दो 1000 से, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 12,000 ओवर 1000 किलोवाट आवर आ जाएगा. ठीक है, सो 0 0 कट विद 0 0, हियर विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1.2 किलोवाट आवर. ठीक है, 1.2 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, यूनिट. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा 1.2 यूनिट्स. बट ये 1.2 यूनिट यूज़ कर रहा है फॉर द 1 डे. मेरे को क्या करना है, मेरे को 30 डेज़ के लिए फाइंड आउट करना है. तो वो फॉर 30 डेज़ कितना आ जाएगा, फॉर 30 डेज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1.2 मल्टीप्लाई 30. तो कर दो इसको सॉल्व, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 12/10 मल्टीप्लाई 30, 0 कट विद 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 36 यूनिट. टोटल 30 डेज़ के लिए वो 36 यूनिट यूज़ करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. और जो एक यूनिट है 6 रुपीज़ गिवन है पर यूनिट, तो 36 यूनिट यूज़ कर रहा है. तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितने आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई 6. अगर एक यूनिट 6 रुपीज़ की है तो 36 यूनिट्स कितने की होगी, 36 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. सो 6 6 का 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे 216 रुपीज़. मतलब वो टोटल 30 डेज़ में 216 यूनिट का उसको बिल आएगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ हाउस. जैसे हम पता है कि अगर कोई भी हमारे पास हाउस में कोई स्विच बोर्ड है या कोई भी हमारे पास अप्लायंस है, वो अप्लायंस में क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है. अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा तभी वो मूव करेगा ना, तभी वो अपना फंक्शन शो करेगा. कोई मेरे पास AC है, AC कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से. कोई रेफ्रिजरेटर वो कैसे मूव कर रहा है, विद इलेक्ट्रिसिटी. कोई भी थिंग है, कोई भी अप्लायंस है, गैजेट है, वो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियस हमारे हाउसेज में सप्लाई हो रही है. अभी वो सप्लाई कैसी हो रही है, वो सप्लाई हो रही है आइदर बाय ओवरहेड वायर्स. जो ये वायर जा रहे हैं ऐसे, जो मेन यहाँ पे पोल्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें जो वायर यूज़ होती हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पोल्स में आ रही है, या केबल वगैरह में, जो हमारे पास केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल्स होती है, उसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस तक आ रही है फ्रॉम द मेन सप्लाई. ये मेन सप्लाई होता है, एक मेन पावर प्लांट लगा होता है, और मेन पावर प्लांट में जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, वायर में और केबल्स के थ्रू से वो हमारे हाउस तक जो इलेक्ट्रिसिटी वो आ रही है. ठीक है, और जो ये वायर यूज़ होती है ना, ये वायर होती है कॉपर या एल्यूमिनियम की. ये कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर क्यों यूज़ होती है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. गुड कंडक्टर की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से मूव करेगी और हमारे हाउसेस तक आ जाएगी. ठीक है, अभी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है कोई भी हाउस होल्ड अप्लायंस के पास, वो हमेशा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ना, वो सप्लाई के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं, वो वायर्स 3 टाइप की वायर्स लगी होती हैं. एक मेरे पास होती है लाइव वायर, एक मेरे पास होती है न्यूट्रल वायर, और एक मेरे पास होती है अर्थ वायर. लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल वायर. ओके, लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग लाइव वायर. तो लाइव वायर को मैं फेस वायर भी हम बोलते हैं. तो लाइव वायर का सेकेंड नेम क्या है, फेस वायर. और जो लाइव वायर होती है वो हमेशा 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 220 वोल्ट ही होता है. तो लाइव वायर का एक्चुअल काम होता है, जो लाइव वायर का जो सभी करंट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक मेन से, मेन सप्लाई से, मेन इलेक्ट्रिक मेन से जो करंट आना होता है किसी भी अप्लायंस में हमारे घर पे, वो कहाँ पे आता है, वो मेनली आता है लाइव वायर में. तो लाइव वायर को फेस वायर भी बोलती है. ये 220 वोल्ट पे मेंटेन होता है, और जो भी करंट आना होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक मेन से, वो कहाँ पे आता है, लाइव वायर में आता है. कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक गैजेट है, लाइक रेफ्रिजरेटर है, कोई भी AC है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी थिंग्स है वो हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होगी, और लाइव वायर से जो करंट आएगा इन सभी अप्लायंसेस में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वायर आई एम हैविंग न्यूट्रल वायर. तो न्यूट्रल वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो. अगर मेरे पास यहाँ पे लाइव वायर है, तो लाइव वायर में ऐसे करंट आया,
तो करंट ऐसे अप्लायंस में आ गया, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि करंट लाइव वायर में सभी आ जाएगा। जितना टाइम वो करंट को एक रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आके उसने रिटर्न पाथ भी जाना होता है ऐसे। अगर तो करंट आया लाइव वायर से, उसको रिटर्न पाथ ही नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे करंट की सप्लाई यानी बंद हो जाएगी। तो उसको क्या करना होगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न पाथ देना होगा। तो रिटर्न पाथ देने के लिए मेरे को एक यहाँ पे क्या करना होता है, एक वायर यूज़ करनी होती है हमें यहाँ पे। तो जो ये वायर मैं यूज़ करती हूँ इन ऑर्डर टू मेक द रिटर्न पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसे मैं बोलती हूँ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर समझ आ गया कि न्यूट्रल वायर होता है वो एक ऐसी वायर है जो रिटर्न पाथ दे रहा है एक करंट को या एक लाइव वायर को, वो होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर होती है हमेशा 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है। लाइक लाइव वायर कौन से वोल्ट पे होती है, लाइव वायर 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है। जो न्यूट्रल वायर होती है वो 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है, ठीक है। बट न्यूट्रल वायर का मेन काम क्या होगा कि रिटर्न पाथ देगा इलेक्ट्रिक करंट को। कोई भी करंट है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो तभी वो करंट होगा। अगर वो करंट रुका हुआ है यहाँ पे ऐसे ऐसे रुका हुआ, तो वो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं। तो जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने पे पता लगेगा भी हाँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जब वो ऐसे आए और ऐसे मूव बैक भी किए, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने के लिए यहाँ पे तो मैंने लाइव वायर यूज़ कर ली, बट इसको बैक फ्लो रिटर्न पाथ देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रल वायर यूज़ करवाई। तो इसे मैं बोलती हूँ न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर हमेशा 0 वोल्ट होती है और ये लाइव वायर हमेशा 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली न्यूट्रल वायर में वैसे कोई करंट नहीं है, वैसे सारा करंट लाइव वायर में ही होता है, बट इसको बस जस्ट रिटर्न पाथ देने के लिए ताकि कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करते रहे, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूट्रल वायर जो 0 वोल्ट पे मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आई एम हैविंग अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अर्थ वायर हम उस केस में यूज़ करते हैं जैसे हमने कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है, गीजर्स है, जिसकी कोई ना कोई मेटेलिक बॉडी होगी, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, ठीक है। जब भी वो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक गीजर मेटेलिक बॉडी में से क्या करता है, करंट पास करता है, लाइव वायर में से करंट पास करता है। कई बार क्या होता है, ड्यू टू बैड इंसुलेशन और मेटेलिक जो सर्फेस होगा, वो मेटेलिक सर्फेस पे कभी ना कभी कोई ना चार्ज अकोमुलेट होता है, चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर वो चार्ज इकट्ठा होता रहेगा तो अगर मैं उसको जाके टच कर दूँगी तो टच करने में मेरे को यहाँ पे शॉक लग सकता है, ठीक है। तो वो शॉक से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अर्थ वायर यूज़ करनी होती है। कोई भी मेटेलिक अप्लायंस पे या मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हम अर्थ वायर यूज़ करते हैं। अर्थ वायर का मेन काम क्या होगा कि अगर कोई भी बाई चांस कोई भी बैड इंसुलेशन की वजह से अगर कोई भी चार्ज अकमुलेट हो गया ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो वो अर्थ वायर क्या होगा, वो पूरा चार्ज अर्थ के अंदर ऐसे अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ के अंदर ले जाएगा और हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल वायर की तरह अर्थ वायर में भी कोई करंट वैसे फ्लो नहीं करता, बट जस्ट हमें क्या करना होता है कि जो कोई भी अकोमुलेशन है, कोई भी अगर चार्ज इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे मेटेलिक बॉडी में, तो वो चार्ज को क्या अर्थ में ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थ वायर, और हमें ये प्रिवेंट करता है शॉक से, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में 3 वायर्स मैंने यूज़ कर दी। एक मेरे पास है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। अभी ये 3 वायर्स को देखने में पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी अर्थ वायर है। तो ये डिफरेंट वायर्स को डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ लाइव वायर्स, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, ठीक है। तो कलर कोडिंग के क्या होगा कि जो मेरे पास लाइव वायर होती है वो हमें पता है लाइव वायर 220 वोल्ट पे मेंटेन होती है, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है और अर्थ वायर भी 0 वोल्ट पे मेंटेन होती है। लाइव वायर का मेन काम क्या होगा कि मेन सप्लाई से पूरा करंट लेके आना। न्यूट्रल वायर का मेन काम क्या होगा कि उसको रिटर्न पाथ देना। लाइव वायर की जो करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसको रिटर्न पाथ देने के लिए न्यूट्रल वायर यूज़ करोगे। और अर्थ वायर में क्या करोगे, जो आपको एक्स्ट्रा शॉक वगैरह या कोई भी हैवी शॉक आना है, वो हैवी शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे अर्थ वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइव वायर का जो पहले कलर यूज़ करते हैं ना, ओल्ड कलर कोड, वो था रेड। पहले लाइव वायर का रेड कलर यूज़ करते थे, पर आजकल ब्राउन वायर यूज़ करने लग गए हैं। और न्यूट्रल वायर का पहले हम ब्लैक कलर यूज़ करते थे, अभी हम आजकल लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं। और अर्थ वायर का पहले ग्रीन कलर यूज़ करते थे, आजकल क्या येलो कलर यूज़ करते हैं। तो ये कलर्स आप देख के पता कर सकते हो कौन सी न्यूट्रल वायर है, कौन सी लाइव वायर है, कौन सी अर्थ वायर है, ओके। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.